असम के मोरीगांव में रविवार शाम को 3.6 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र मोरीगांव क्षेत्र में 23 किलोमीटर की गहराई पर था। इस भूकंप से किसी भी प्रकार की हानि की सूचना नहीं है। असम का यह क्षेत्र उच्च भूकंपीय जोन में आता है, जिससे यहाँ भूकंप की घटनाएं सामान्य हैं। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 11वां इंडिया एसोसिएशन कांग्रेस 2024 का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में देश भर से 200 से अधिक एसोसिएशन नेताओं ने भाग लिया। इस कांग्रेस का उद्देश्य मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और अधिवेशनों के लिए एक विश्व स्तरीय केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है। उद्घाटन समारोह में भारत सरकार के पर्यटन विभाग के अतिरिक्त सचिव सुमन बिल्ला और अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने स्विगी के आगामी आईपीओ में निवेश किया है। यह खबर निवेशकों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। स्विगी, जो भारत का प्रमुख फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जल्द ही पब्लिक होने जा रहा है। इस निवेश से फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में नई उम्मीदें जाग गई हैं। अगस्त 2024 में भारत के जीएसटी संग्रह में 10% की वृद्धि दर्ज की गई, जो 1,75,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हालांकि ये जुलाई के 1,82,000 करोड़ रुपए से कम है। ये वृद्धि आगामी त्योहारों के मौसम में आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत देती है। जीएसटी संग्रह भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत का प्रमुख संकेतक है और यह वृद्धि आर्थिक सुधार की दिशा में सकारात्मक कदम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आयोजित मार्शल आर्ट्स सत्रों का वीडियो साझा किया है। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही भारत डोजो यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने जिउ-जित्सु और अन्य मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया, जो एक सामुदायिक गतिविधि में बदल गया। बिहार सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ ट्रैवल पहल की शुरुआत की है। इस सुविधा के तहत महिलाएं डायल 112 पर कॉल करके अपनी यात्रा के दौरान पुलिस से संपर्क में रह सकती हैं। यह पहल 5 सितंबर से पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय और नालंदा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी और 15 सितंबर से पूरे राज्य में लागू होगी। इस कदम का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा 2 सितंबर से एक मेगा सदस्यता अभियान शुरू कर रहा है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों में पार्टी की पहुंच बढ़ाना है। इस अभियान के तहत मोर्चा ने 30 हजारीकोट में एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें अल्पसंख्यक अधिवक्ताओं ने भाग लिया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता एडवोकेट जीशान ने की, जबकि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मुख्य अतिथि के रूप में मार्गदर्शन दिया। बीजेपी की माइनॉरिटी मोर्चा ने वाकफ अमेंडमेंट बिल के समर्थन में मुस्लिम समुदाय से सुझाव मांगने का निर्णय लिया है। इस बिल का कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। बीजेपी की टीम, जिसमें राज्य वाकफ बोर्ड के अध्यक्ष शामिल हैं, देश भर में अल्पसंख्यक समुदाय के विचारों को इकट्ठा करेगी। गुजरात में 25 से 30 अगस्त के बीच भारी बारिश और बाढ़ के कारण हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार ने एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम IMCT का गठन किया है। यह टीम जल्द ही प्रभावित जिलों का दौरा करेगी। अब तक राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 47 लोगों की मौत हो चुकी है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसान नेताओं ने 3 अक्टूबर को 2 घंटे के रेल रोको प्रदर्शन की घोषणा की है, जो किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने और लखीमपुर खीरी घटना की तीसरी वर्षगांठ को चिह्नित करेगा। इस प्रदर्शन का उद्देश्य किसानों के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना और सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताना है। इस दिन किसान विभिन्न स्थानों पर रेलवे ट्रैक पर बैठकर अपना विरोध दर्ज करेंगे। केंद्र सरकार ने जन शिकायत निवारण की समय सीमा को 30 दिन से घटाकर 21 दिन कर दिया है। यह कदम नागरिकों की शिकायतों को तेजी से हल करने के उद्देश्य से उठाया गया है। केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली CPGRMS के माध्यम से सरकार ने शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाने का प्रयास किया है। एक सितंबर 2024 से GST नियम 10A के तहत जिन करदाताओं के पास वैध बैंक खाता नहीं है, वे GSTR 1 दाखिल नहीं कर पाएंगे। यह नियम GST पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर या GSTR 1 दाखिल करने से पहले बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता को लागू करता है। यह कदम फर्जी पंजीकरणों को रोकने के लिए उठाया गया है और करदाताओं को समय पर बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर से बदलकर 5 अक्टूबर कर दी गई है। बीजेपी ने लगातार छुट्टियों के कारण मतदान प्रतिशत कम होने की आशंका जताते हुए चुनाव आयोग से तारीख बदलने का अनुरोध किया था। कांग्रेस ने इस कदम को बीजेपी की हार की स्वीकारोक्ति बताया है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार को एक दिन भी सत्ता में नहीं देखना चाहते। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि राज्य 2027 तक आत्मनिर्भर और देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि राज्य 2027 तक आत्मनिर्भर और देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। वित्तीय संकट का सामना नहीं कर रहा है, बल्कि रणनीतिक वित्तीय प्रबंधन उपायों को लागू कर रहा है। सुक्खू ने केंद्र सरकार पर हिमाचल के वित्तीय अधिकारों की रक्षा न करने का आरोप लगाया और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इंडियाज फॉर लाइफ पोर्टल के लिए विचार प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा दी है। यह पहल पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचार आमंत्रित करती है। इस पोर्टल का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को प्रेरित करना है ताकि वे पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में योगदान दे सकें। भारत सरकार ने CNN की उस रिपोर्ट को भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है, जिसमें दावा किया गया था कि भारत बांग्लादेश में आई बांट के लिए जिम्मेदार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह रिपोर्ट भारत और बांग्लादेश के बीच साझा नदियों के प्रबंधन के लिए स्थापित संयुक्त तंत्रों की अनदेखी करती है। कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित फिल्म इमरजेंसी की रिलीज अब 6 सितंबर को नहीं होगी। सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने फिल्म में उनके चित्रण पर आपत्ति जताई है, जिसके चलते सेंसर बोर्ड ने फिल्म में और कटौती की मांग की है। फिल्म की रिलीजन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और इसे सेंसर बोर्ड से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इस विवाद के चलते फिल्म की रिलीजेस को आगे बढ़ा दिया गया है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि मर्मोसेट बंदर
एक दूसरे को विशेष फी कॉल्स के माध्यम से नाम से पुकारते हैं, जो पहले केवल इंसानों, डॉल्फिन और हाथियों में देखा गया था। यह खोज मर्मोसेट की जटिल सामाजिक संचार प्रणाली को उजागर करती है और मानव भाषा के विकास में नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। हालिया अध्ययन में मानव मस्तिष्क में माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए गए हैं, जो मस्तिष्क के वजन का लगभग 0.5% हिस्सा बनाते हैं। 2024 में एकत्र किए गए नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा 2016 की तुलना में 50% अधिक थी। 2024 में, जो पर्यावरण में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण का संकेत है। यह खोज स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक का शरीर पर दीर्घकालिक प्रभाव अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत इस वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन वितरित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। PMMY के तहत अब तक 47 करोड़ से अधिक लोन दिए जा चुके हैं, जिसमें से 69% लोन महिलाओं को मिले हैं। मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन MMPA ने घोषणा की है कि 1 सितंबर से भैंस के दूध की थोक कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की जाएगी। इस वृद्धि के बाद दूध की कीमत 87 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 89 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। यह वृद्धि आगामी त्योहारों के मौसम से पहले की गई है और अगले 6 महीनों तक लागू रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आर्थिक वृद्धि और राजनीतिक स्थिरता को उजागर करते हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत एक अद्वितीय सफलता की कहानी लिख रहा है, जहां नीतिगत स्थिरता और उच्च वृद्धि दर निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर प्रस्तुत करती है। मोदी ने नए नियो मिडिल क्लास के उदय को भारतीय प्रगति का प्रमुख कारक बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार से 3 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान वह विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगी। राष्ट्रपति का यह दौरा महाराष्ट्र के लोगों के साथ संवाद स्थापित करने और राज्य के विकास में योगदान देने के उद्देश्य से है। पंजाब के किसान भारतीय किसान यूनियन उग्राहन और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले 5 दिवसीय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पंजाब सरकार ने कृषि नीति के कार्यान्वयन में देरी की है। किसानों का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के 2.5 साल बाद भी वादा की गई कृषि नीति को लागू नहीं किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 4 सितंबर को जम्मू और कश्मीर में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। ये रैलियां NC कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में होंगी। जम्मू के संगलदान और कश्मीर के डोरू में ये रैलियां आयोजित की जाएंगी। राहुल गांधी की इस यात्रा का उद्देश्य कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करना है, खासकर जम्मू क्षेत्र में, जहां हाल के चुनावों में बीजेपी का दबदबा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों के 2 से अधिक बच्चे हैं, उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये फैसला राज्य की 2 बच्चा नीति के तहत लिया गया है, जो परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई थी। हालांकि कुछ मामलों में, जैसे कि दूसरी शादी से तीसरा बच्चा होने पर छूट दी गई है।
राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आरएसएस गतिविधियों में भाग लेने पर 53 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया है। इस निर्णय के तहत आरएसएस का नाम उन संगठनों की सूची से हटा दिया गया है जिनके साथ सरकारी कर्मचारियों के जुड़ने पर प्रतिबंध था। यह प्रतिबंध पहले भी कई बार बीजेपी सरकार के कार्यकाल में नहीं हटाया गया था। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि स्कूल की उन किताबों को जलाया जाएगा जो मुगल सम्राट अकबर को महान बताती हैं। उन्होंने कहा कि अकबर की महाराणा प्रताप से तुलना करना राजस्थान और मेवाड़ की शान का अपमान है। दिलावर ने महाराणा प्रताप को जनता का रक्षक बताया और अकबर पर व्यक्तिगत लाभ के लिए लोगों की हत्या का आरोप लगाया। राजस्थान सरकार ने स्कूलों के मिड डे मील में दूध की जगह मिलेट्स, कोर्स ग्रेन्स देने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि बाल गोपाल योजना के तहत सभी छात्रों को दूध का लाभ नहीं मिल रहा था, इसलिए मिलेट्स को शामिल करने का विचार किया गया है। यह कदम पोषण स्तर को सुधारने और मिलेट्स की खपत को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने घोषणा की है कि 5 सितंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में 1:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। यह प्रस्ताव शेयर धारकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के अतिरिक्त शेयर प्रदान करेगा। इससे पहले कंपनी ने 2017 में भी इसी अनुपात में बोनस शेयर जारी किए थे। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हवाई हमले ने एक आवासीय इमारत और खेल के मैदान को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए, जिनमें एक बच्ची भी शामिल है। इस हमले में 28 से अधिक लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने पश्चिमी सहयोगियों से रूसी सैन्य हवाई अड्डों पर लंबी दूरी की हमले की अनुमति देने की अपील की है, ताकि भविष्य के हमलों को रोका जा सके। झारखंड में चल रहे एक्साइज कांस्टेबल भर्ती अभियान के दौरान 10 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है। इस घटना के पीछे खराब प्रबंधन और सुविधाओं की कमी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित शारीरिक परीक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को आधी रात से कतार में खड़ा किया गया और अगले दिन तेज धूप में दौड़ाया गया। वरिष्ठ पत्रकार उमेश उपाध्याय का 1 सितंबर को दिल्ली के वसंत कुंज में अपने घर की 4थी मंजिल से गिरने के बाद निधन हो गया। वह 64 वर्ष के थे और अपने घर के नवीनीकरण कार्य का निरीक्षण कर रहे थे जब यह दुर्घटना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि डिजिटल मीडिया और टेलीविजन के क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। TRAI ने स्पैम और फिशिंग को रोकने के लिए SMS के माध्यम से नए नियमों की समय सीमा बढ़ा दी है। अब टेलीकॉम कंपनियों को URLs, APK और OTT लिंक को व्हाइटलिस्ट करने के लिए 1 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। पहले यह नियम 1 सितंबर से लागू होने थे, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों की मांग पर इसे 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के हमले से 35 गांवों में दहशत का माहौल है। पिछले 45 दिनों में 8 बच्चों और 1 महिला की मौत हो चुकी है। रात में भेड़िए अचानक हमला कर रहे हैं, जिससे लोग खौफ में जी रहे हैं। प्रशासन ने 250 से अधिक स्टाफ और ड्रोन कैमरों के साथ भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की है। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है।
वेदांता ने राजस्थान में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी और सामुदायिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कंपनी के प्रमुख व्यवसाय हिंदुस्तान जिंक और केयर्न इंडिया राज्य में स्थित हैं और वेदांता ने पहले ही राज्य में उद्योगों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है।